पैसे के बारे में हमारी सोच ही हमारी फाइनेंशियल सक्सेस या फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी इसी बात को समझाती है कि पैसे के साथ हमारा रिलेशनशिप कितना कॉम्प्लेक्स और इमोशनल होता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। ये सिर्फ नंबर्स और कैलकुलेशंस का गेम नहीं है, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर और इमोशंस का भी है। जब हम पैसे की बात करते हैं तो हमारे अंदर फियर, ग्रीड, प्राइड और एनवी जैसी इमोशंस काम करती हैं। ये इमोशंस हमारे रैशनल थिंकिंग को ओवरराइड कर देती हैं। समित, आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अच्छी इनकम के बावजूद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, जबकि कुछ कम कमाने वाले लोग वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं? इसका जवाब साइकोलॉजी में छुपा है। हमारी फाइनेंशियल माइंडसेट हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनती है। जो लोग रिसेशन या मार्केट क्रैश देख चुके हैं, वे नेचुरली ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, जबकि जिन लोगों ने अपनी यूथ में बुल मार्केट देखा है, वे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होता है और हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहले समझते हैं कि वेल्थ और इनकम में क्या फर्क है। इनकम वो पैसा है जो आप कमाते हैं, लेकिन वेल्थ वो पैसा है जो आप सेव करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। बहुत से लोग हाई इनकम अर्न करते हैं, लेकिन उनकी वेल्थ जीरो होती है क्योंकि वे अपनी सारी कमाई स्पेंड कर देते हैं। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। हम अक्सर सोशल कंपैरिजन में फंस जाते हैं। जब हमारी सैलरी बढ़ती है तो हमारा लाइफस्टाइल भी अपग्रेड हो जाता है। बिगर हाउस, एक्सपेंसिव कार, ब्रांडेड क्लोथ्स, ये सब स्टेटस सिंबल्स बन जाते हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। जो चीजें हम दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खरीदते हैं, वो एक्चुअली हमारी वेल्थ को डिस्ट्रॉय करती हैं। ऑथर का कहना है कि वेल्थ बिल्डिंग का सीक्रेट ये है कि आप कितना कमाते हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये कि आप कितना सेव करते हैं। रियल वेल्थ इनविजिबल होती है, ये आपके बैंक अकाउंट में होती है, आपके ड्राइववे में नहीं। एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है रोनाल्ड रीड का। ये व्यक्ति वर्मोंट में गैस स्टेशन अटेंडेंट और जैनिटर का काम करता था। उसकी डेली रूटीन बिल्कुल सिंपल थी। मॉर्निंग में कॉफी शॉप जाना, न्यूज़पेपर पढ़ना, फिर अपने काम पर जाना। लोग उसे एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास पर्सन समझते थे, लेकिन जब 2014 में उसकी डेथ हुई तो सबको शॉक लगा। उसके पास $8 मिलियन की वेल्थ थी। कैसे? क्योंकि उसने सिंपल लिविंग की, अपनी एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखा और कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया। वो हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता था और डेकेड्स तक पेशेंस रखा। दूसरी तरफ बहुत से हाई अर्निंग प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, जो रिटायरमेंट के टाइम पर फाइनेंशियली ब्रोक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल उनकी इनकम के साथ स्केल कर जाती है। वे सोचते हैं कि हाई इनकम ऑटोमेटिकली वेल्थ का मतलब है, लेकिन ये बिल्कुल गलत अजम्पशन है। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की मैजिकल पावर की। आइंस्टाइन ने इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था और ये बात बिल्कुल सही है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि आपका पैसा न सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट पर इंटरेस्ट अर्न करता है, बल्कि उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। ये टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्रिएट करता है। इसे एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप 25 साल की एज में हर महीने 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको एवरेज 10% एनुअल रिटर्न मिलता है तो 65 साल की एज तक आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1,50,00,000 रुपीज हो जाएंगे। ये अमाउंट सुनने में तो बहुत लगता है, लेकिन आपने एक्चुअली सिर्फ 24 लाख रुपीज ही इन्वेस्ट किए होंगे। बाकी सब कंपाउंड इंटरेस्ट का कमाल है। लेकिन अगर आप सिर्फ 10 इयर्स लेट स्टार्ट करें, 35 साल की एज में, तो सेम अमाउंट इन्वेस्ट करने पर आपके पास सिर्फ 60 लाख रुपीज होंगे। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट की मैजिक और टाइम की पावर। जो 10 इयर्स आपने डिले किया, उसकी कॉस्ट 90 लाख रुपीज है। ये सोचकर ही गूज़बम्स आ जाते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट को वर्क करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम और पेशेंस। यहाँ साइकोलॉजी का रियल रोल आता है। हमारे ब्रेन में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की नेचुरल टेंडेंसी होती है। हम इमीडिएट रिजल्ट्स चाहते हैं। सोशल मीडिया की एज में ये प्रॉब्लम और भी बढ़ गई है। हम चाहते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स तुरंत डबल हो जाएं। स्टॉक मार्केट में जब प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं तो हम पैनिक करके अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर देते हैं। ये बिगेस्ट मिस्टेक है जो इन्वेस्टर्स करते हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी को हैंडल करना इमोशनल चैलेंज है। जब आपका पोर्टफोलियो रेड में होता है तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, स्लीप नहीं आती और आप कॉन्स्टेंटली फोन चेक करते रहते हैं। ये नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है, लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स वे होते हैं जो इन इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। ऑथर बताते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का सीक्रेट ये नहीं है कि आप कितने स्मार्ट हैं या आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, बल्कि ये है कि आप कितने पेशेंट हैं और कितनी देर तक मार्केट में स्टे कर सकते हैं। वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल लेते हैं।
उनकी टोटल वेल्थ का 99% उन्होंने 50 साल की एज के बाद बनाया है। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि वे डेकेड्स तक मार्केट में इन्वेस्टेड रहे। उन्होंने मल्टीपल मार्केट क्रैशेस देखे, रिसेशंस फेस किए, लेकिन कभी पैनिक सेलिंग नहीं की। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनफ का। ये शायद सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है मॉडर्न सोसाइटी में। हमारी कंज्यूमर कल्चर में हमेशा मोर की चेज होती है, मोर मनी, मोर लग्जरी, मोर स्टेटस सिंबल्स। सोशल मीडिया में इस प्रॉब्लम को और भी एम्प्लीफाई कर दिया है। हम कॉन्स्टेंटली दूसरों के लाइफस्टाइल को देखते रहते हैं और कंपैरिजन करते रहते हैं, लेकिन ये चेज कभी एंड नहीं होती। मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स बनना चाहते हैं, बिलियनेयर्स और भी ज्यादा चाहते हैं। ऑथर का कहना है कि फाइनेंशियल हैप्पीनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना है कि आपके लिए इनफ क्या है। ये एक मूविंग गोल पोस्ट नहीं होना चाहिए। जब आप ये क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं कि आपको कितना चाहिए कंफर्टेबल लाइफ के लिए, तो आप अननेसेसरी रिस्क्स नहीं लेते। हिस्ट्री में बहुत से वेल्दी लोग हैं जिन्होंने ग्रीड में आकर सब कुछ लूज कर दिया क्योंकि उन्होंने कभी इनफ डिफाइन नहीं किया था। वे ऑलरेडी फाइनेंशियली सिक्योर थे, लेकिन फिर भी और ज्यादा के लिए रिस्की बेट्स लगाते रहे। रिस्क के बारे में भी हमारी परसेप्शन अक्सर रॉन्ग होती है। हमारा ब्रेन ड्रामेटिक इवेंट्स को ज्यादा रिमेंबर करता है, जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश, इकोनॉमिक रिसेशन या कंपनी फेलियर्स। मीडिया भी इन नेगेटिव इवेंट्स को ज्यादा हाईलाइट करती है क्योंकि ये अटेंशन ग्रैब करता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हिस्टोरिकली मार्केट्स हमेशा रिकवर हुई हैं और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। रियल रिस्क ये नहीं है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है। रियल रिस्क ये है कि इन्फ्लेशन के कारण आपकी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाए। अगर आप सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं तो करंट इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से आपकी वेल्थ एनुअली 6 to 7% कम हो रही है। ये साइलेंट वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। लक और रिस्क दोनों ही फाइनेंशियल आउटकम्स में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। हम अपनी सक्सेस को अपनी स्किल और हार्डवर्क का रिजल्ट मानते हैं, लेकिन दूसरों की फेलियर को उनकी बैड डिसीजंस या लेजीनेस का। ये फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एवर कहलाता है। रियलिटी ये है कि लक और रिस्क दोनों ही पावरफुल फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा कंप्लीट कंट्रोल नहीं है। बिल गेट्स का एग्जाम्पल लेते हैं। उनकी सक्सेस में ऑब्वियसली टैलेंट और हार्डवर्क था, लेकिन लक का भी बड़ा रोल था। वे उस टाइम में उस स्पेसिफिक स्कूल में गए जहां कंप्यूटर अवेलेबल था। ये प्योर लक था। उसी स्कूल में उनका फ्रेंड पॉल एलन भी था, जिसके साथ मिलकर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट किया। ये भी कोइंसिडेंस था। इसीलिए ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल जर्नी में। जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आपके इन्वेस्टमेंट्स ग्रो हो रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप जीनियस हैं, और जब लॉसेज हो रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप कंप्लीट फेलियर हैं। मार्केट साइकिल्स नेचुरल हैं और आपको इन साइकिल्स के साथ इमोशनली स्टेबल रहना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी भी क्रूशल है। लाइफ फंडामेंटली अनप्रेडिक्टेबल है। आपकी इनकम सडनली चेंज हो सकती है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, फैमिली सर्कमस्टांसेस कंप्लीटली बदल सकते हैं। कोविड पैंडेमिक ने हम सबको ये लेसन दिया है कि कितनी जल्दी सब कुछ चेंज हो सकता है। इसलिए आपका फाइनेंशियल प्लान भी अडेप्टेबल होना चाहिए। इमरजेंसी फंड रखना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। यह आपकी 6 to 12 मंथ की एक्सपेंसेस के बराबर होना चाहिए। इंश्योरेंस लेना भी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना भी फ्लेक्सिबिलिटी का पार्ट है। सारे एग्स एक ही बास्केट में रखना डेंजरस है। ऑथर ये भी एम्फसाइज करते हैं कि मनी का अल्टीमेट गोल हैप्पीनेस और फ्रीडम होना चाहिए। मनी इटसेल्फ गोल नहीं है, बल्कि टूल है। फाइनेंशियल फ्रीडम का रियल मतलब यह है कि आप अपने टाइम को कंट्रोल कर सकें। आप वो काम कर सकें जो आपको जेन्युइनली पसंद है। उन लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें जिन्हें आप लव करते हैं। कंट्रोल ओवर टाइम सबसे वैल्यूएबल एसेट है। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप जॉब करते हैं चॉइस से, कंपल्शन से नहीं। ये साइकोलॉजिकल फ्रीडम बहुत पावरफुल होती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है और ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होती है। प्रैक्टिकल टिप्स की बात करें तो सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड बनाइए। ये बोरिंग लगता है, लेकिन ये फाउंडेशन है फाइनेंशियल सिक्योरिटी का। फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट कीजिए। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करिए, चाहे मार्केट अप हो या डाउन। ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहलाता है और ये वॉलेटिलिटी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। डाइवर्सिफिकेशन भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करिए, इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, मे बी कुछ गोल्ड भी। इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी कंसिडर करिए और सबसे इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखिए। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से बिल्कुल घबराइए मत। रेगुलर रिव्यू भी करते रहिए अपने पोर्टफोलियो का, लेकिन डेली ट्रैकिंग मत कीजिए। ये ऑब्सेशन बन जाता है और इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट करता है। मंथली या क्वार्टरली रिव्यू सफिशिएंट है। अंत में ये डीपली समझिए कि फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर आपका बिहेवियर है, न कि आपका इंटेलिजेंस या टेक्निकल नॉलेज। सिंपल स्ट्रैटेजीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करना,
कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज को स्पोरैडिकली फॉलो करने से हमेशा बेटर रिजल्ट्स देता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही फंडामेंटल ट्रूथ सिखाती है कि पैसे के साथ हमारा इमोशनल रिलेशनशिप ही अल्टीमेटली हमारी फाइनेंशियल डेस्टिनी डिसाइड करता है।